Hello, dear learners. Good afternoon. Myself, Ritu Singh. I am taking your CDP classes. तो आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सब कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। फिर आज मैं अपना CDP का सेकंड क्लास ले रही हूँ और फिर हम आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाइए। और जो लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में थंब का साइन देते जाइए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे। और मेरी वॉइस आप लोगों को अगर सही आ रही हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी। गुड आफ्टरनून सोनाली जी। वेलकम टू आवर शेयर ऑफ फिलर फॉर्म। यहाँ ये जो हमारी फर्स्ट पेज आप देख रहे हैं इसमें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इनको आप फिलर फॉर्म के वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे आपकी तैयारी जो पीजीटी टीजीटी के लिए कराई जा रही हैं उनकी क्लासेस जो चल रही हैं उनका टाइम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टाइम दिए गए हैं। वो आप एक बार टाइम नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ओके। तो जो हमारी 8 बजे चल रही है वो है करंट जीके और 9 AM पे जो चल रही है हमारी एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं और 10 AM पे जो चल रही है हमारी मैथ की क्लासेस और 12 PM पे चल रही है हमारी जीके की क्लासेस और 1 PM पे चल रही है जर्नल इंग्लिश और 1 PM पे संस्कृत भी चल रही है। दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट सीटेट और रिट में आते हैं इसलिए दोनों के क्लासेस जो आप अपने सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग आप जनरल इंग्लिश या संस्कृत को ले सकते हैं। और 3 PM एज यूजल मेरा टाइम है CTP का और 4 PM है रीजनिंग का। 5 PM है आपका होम साइंस और 6 PM है आपका इन्वायरमेंटल और 7 PM पे आपको कंप्यूटर का मिल रहा है क्लास और 10 PM पे आपकी जर्नल हिंदी है। और ये क्लासेस आपको 15 अगस्त से स्टार्ट हैं और अधिक जानकारी के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे फिल फॉर्म ऐप पे भी जा सकते हैं। फिर हमारा जो सीटेट का बैच है वो भी 15 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और अभी मुझे लगता है कि सीटेट की तैयारी बहुत लोग कर रहे होंगे। तो उसके लिए अभी से क्लासेस हम स्टार्ट करा दी है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सब क्लासेस ले सकते हैं। जैसे 9 AM पे आपको एसएसटी मिल रहा है, 10 AM पे आपको मैथ मिल रहा है और 1 PM पे आपको जर्नल इंग्लिश मिल रही है। ठीक है। और 1 PM पे आपको संस्कृत की क्लास और 3 PM सीडीपी सब में आपको कॉमन मिलेगा क्योंकि जो भी टीचिंग एग्जाम्स हो रहे हैं सब में सीडीपी पूछे ही जाते हैं। तो सीडीपी की क्लासेस आपको मोस्ट जितनी भी तैयारी होंगी उसमें मिलेंगी ही। फिर आपका 4 PM पे है रीजनिंग एंड 6 PM पे है इन्वायरमेंटल और 7 PM पे है कंप्यूटर और 10 PM पे है हिंदी। ठीक है। आप सब लोग आ जाइए, कुछ मिनट हम वेट करते हैं फिर हम अपना आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको अच्छे तैयारी के लिए आपको मन दिमाग बुद्धि सब कुछ सही रखें और आपका जो भी तैयारी चल रहा हो वो बहुत अच्छा हो और आप अपने एग्जाम में जो जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। तो आप सब ज्वाइन हो जाइए एक बार। जो ज्वाइन होते जा रहे हैं एक बार मुझे कमेंट कर देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा तो फिर मैं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो 2-3 मिनट हम वेट करते हैं सबके लिए। अभी जो मुझे मैसेज आया है सिर्फ सोनाली जी का आया हुआ है और जो लोग भी जुड़ चुके हैं वो लोग भी अपना थंब दें।
आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान है क्या? फिर इसको शिक्षा में लाने का उद्देश्य क्या था? शिक्षा में आखिर मनोविज्ञान को क्यों लाया गया? आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, मेरी वॉइस आप लोग को सही आ रही है? गुड आफ्टरनून आप सभी को। फिर आज स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास कि मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वह दर्शन शास्त्र से हुई है। और पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही अंग माना जाता था। बट अरस्तु और प्लेटो जी ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। बोला नहीं, ये दर्शन शास्त्र का वो जो है, ये दर्शन शास्त्र से अलग है। ये मानव के मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए इसका अलग से ही एक विषय के रूप में अध्ययन होना चाहिए। इसलिए अरस्तु जी ने 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया। फिर इसके बाद जो मनोविज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया वो रुडल्फ द्वारा किया गया था। इन्होंने अपना लगभग 1950 में, आई थिंक, है किताब उनकी साइकोलॉजिया में अपना ये शब्द का प्रयोग जो किया था वो दिया था। रुडोल्फ गाइटले हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और मनोविज्ञान का एक तरह से जनक किनको कहते हैं? अरस्तु जी को कहते हैं। अरस्तु और प्लेटो और सुकरात जी ने मिलके मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। फिर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो जानते हैं। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। पहले हम साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ऑर्गन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, और कंटेंट ऑफ फील्ड एंड स्टडी ऑफ एजुकेशन। मतलब मनोविज्ञान का जो है वह शिक्षा में लाने के का उद्देश्य क्या था, और यह किस किस क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। पहले हम साइकोलॉजी शब्द को देखते हैं। जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा से निकला हुआ। इसको दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा साइकी है और दूसरा हमारा लॉगस है। साइकी का जो अर्थ होता है वह होता है आत्मा, और लॉगस का जो अर्थ होता है वह होता है विज्ञान। तो स्टार्टिंग में जब साइकोलॉजी का अध्ययन किया गया तो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने का विज्ञान माना गया। तो इसको चल के आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा, और इस पे अलग अलग थॉट्स आई, सोच आई। तो सबसे पहले जो हमारा माना गया वो है आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। इसको मानने का मेन जो इसके हैं, आत्मा को विज्ञान को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो थे अरस्तु, प्लेटो एंड सुकरात। इन्होंने कहा कि जो हम व्यक्ति है उसका उसके सर्व जो भी व्यवहार या क्रिया करता है उसका सबका अध्ययन, सब पे नियंत्रण हमारी आत्मा का होता है। मतलब उसके द्वारा ही उसका व्यवहार होता है, आत्मा से ही जो वो रिलेटेड करके इन्होंने व्यक्ति को देखा। परंतु आगे चल के इनके आत्मा के विज्ञान को नकार दिया गया, क्योंकि आत्मा ऐसी चीज है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। इन्होंने व्यवहार का सारा नियंत्रण आत्मा से मान लिया। तो आत्मा को तो आगे चल के मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि आत्मा पे हम कोई भी प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस विज्ञान को नकार दिया गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारा जो आया मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। आत्मा के विज्ञान से हटके मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानने जाने लगा।
और इनको मन का विज्ञान मानने का मेन था कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वह सब मन के द्वारा या मानसिक क्रियाओं के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। पर इसके लिए भी सेम वही लॉजिक हो गया कि जो मन हमारा है उसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना हम उसका प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकते हैं, तो फिर किस बेसिस पे हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का या किसी भी चीज का अध्ययन करेंगे। तो इस विचारधारा को भी नकार दिया गया। मतलब इसके आगे फिर चल के इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो हमारा है वह चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस। ठीक है। चेतना का विज्ञान मानने के लिए इसको मुख्य रूप से विलियम जेम्स ने माना कि जो हमारा चेतना का मनोविज्ञान है, यह हमारी चेतना पे आधारित जो भी हमारा व्यवहार होता है वह सब हमारे चेतना से ही नियंत्रण होता है। लेकिन इसको भी नकारा गया क्योंकि चेतना भी जो भी है, चेतना के भी जो हमारा माइंड होता है उसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्शियस हो गया, सब कॉन्शियस हो गया और अनकॉन्शियस हो गया, जिसमें सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को नहीं अध्ययन दिखाया गया। इस चेतना के विज्ञान में इसको नहीं लिया गया, इसलिए इसको हटा दिया गया। इसको प्रमुख रूप से जो इसकी निंदा करी थी मैक्डूगल ने, चेतना शब्द को बहुत ही बुरा शब्द बताया। बोला चेतना का कोई अस्तित्व नहीं, जो भी है उस पे हम एक व्यक्ति के व्यवहार का कभी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और इसको इसमें विलियम वुंट आते हैं जिन्होंने चेतना के विज्ञान पर कार्य किया। और विलियम वुंट के बारे में जो है कथन, सबसे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की 1879 में, जो कि लिपिजिंग में स्थापना की। इसको कार्ल मार्क्स विद्यालय भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। चलिए तो फिर हम आगे की बात करते हैं। फिर हमारा आ गया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार को विज्ञान को काफी हद सही माना गया, क्योंकि जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है, जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, वह सबको हम देखकर अध्ययन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बहुत हद तक उसके व्यवहार को देखकर हम समझ सकते हैं कि यह व्यवहार क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है। तो व्यवहारवाद पे जो मुख्य काम किया गया वो मैकडूगल और वाटसन द्वारा किया गया, वुडवर्थ ने किया। और जो व्यवहार विज्ञान को आगे बढ़ाने का जो श्रेय गया वो वाटसन को गया। और व्यवहार मनोविज्ञान को परिभाषित करने का जो कार्य था वो पिल्सबरी का था। ठीक है। फिर इस पे वुडवर्थ की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को त्याग किया, फिर अपनी मन को छोड़ा, फिर चेतना का परित्याग किया और वर्तमान में अपने व्यवहार को अपनाए हुए हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारा व्यवहार है, एक व्यक्ति जो व्यवहार करता है, ठीक है, जो व्यवहार वो करता है उसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक निष्कर्ष पे निकलते हैं कि आखिर ये व्यवहार हुआ क्यों। और जो भी व्यवहार हमारा हुआ वह हमारे मानसिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो अंदर की जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं मस्तिष्क में, उनको तो हम देख नहीं सकते हैं, बट जो उसके द्वारा जो व्यवहार हो रहा है उसको हम देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, और कोई व्यवहार गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। ये सबको लेकर के मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान माना गया, या 20वीं शताब्दी में जो आया व्यवहार का मनोविज्ञान। इस पे जो मुख्य कार्य किया गया वो वाटसन द्वारा किया गया। इसके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स भी आए थे जो अलग अलग थॉट्स के गए थे। पहला आपका जो हुआ था, इस सब पे मनोविज्ञान का जो एक हम निश्चित परिभाषा कह सकते हैं जो दी गई थी, वो क्या कहा गया था? साइकोलॉजी कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है, जो एक सिस्टमैटिक स्टडी करता है अपने बिहेवियर का, हमारे अनुभव के आधार पे जो भी हमारा मेंटल प्रोसेस चल रहा है, वो जो हमारा अनुभव हो रहा है, जो भी अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसका हम वैज्ञानिक रूप से एक अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जो 3 फैक्ट्स आए, पहला इन्होंने जो माना कि यह एक साइंटिफिक मेथड है, यानी एक वैज्ञानिक विधि है।
इसके आधार पर हम व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, मतलब इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा गया। फिर हमारा जो दूसरा आया, साइकोलॉजिस्ट स्टडी बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो हमारा मनोविज्ञान है वह मनुष्य का और जो पशु हैं दोनों का अध्ययन करता है, दोनों के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। और इसका जो मेन गोल था वो क्या था, ह्यूमन बिहेवियर, उसके कारणों का पता करना था कि ह्यूमन बिहेवियर का जो कारण है ये क्यों होता है, ऐसा क्या है कि इनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजी जो हमारा करता है वो हमारे मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जो मानसिक क्रियाओं द्वारा हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है। ठीक है, मेरी बात आप सब लोग को समझ में आ रही है, क्लियर है? मेरी बात अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान जो हमारा है वो हमारी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिससे हमारे व्यवहार में जो अनुभव प्राप्त होता है, उससे जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। मतलब कोई भी व्यवहार का एक साइंटिफिक रीजन होता है जिसके कारण हमारे ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस होते हैं और हम उन ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस का स्टडी करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी मैंने इसमें किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लिपिजिंग में जो मनोविज्ञान विलियम वुड द्वारा प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी वो 1879 में खोली गई थी, पर भारत में भी प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा और कहाँ खोली गई थी, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा। अगर फिर आपसे नहीं बनता है तो मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का क्या अर्थ होता है। शिक्षा शब्द जो है हमारे संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला हुआ है। शिक्ष धातु का अर्थ होता है ज्ञान का अर्जन या फिर विद्या प्राप्त करनी। ठीक है, जो भी हम अपने वातावरण से, परिवार से, फैमिली से, जिससे भी हम जो भी ज्ञान लेते हैं उसको अपने अंदर अर्जित करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, इन सबको जिसका शाब्दिक अर्थ निकाला गया वह शिक्षा, इसी से शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द इसी से बना हुआ है। फिर हम अगर इसके इंग्लिश इंग्लिश के पर्यायवाची शब्द पे जाए, एजुकेशन शब्द जो लैटिन भाषा से निकली है जिसको एडुकेयर कहते हैं, एडुकेटस या एडुकेयर, एडुकेटम, तीन शब्दों से कई अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो आपका इसका मेन था, ई का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का होता है बाहर लाना, यानी व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों को बाहर लाके उसका परिमार्जन करना। मतलब किसी व्यक्ति का जो भी आंतरिक शक्ति या रुचि है वो उसको कैसे हम विकास करेंगे, उसका कैसे डेवलप करेंगे, उसको जान के पहचान के उसको परिमार्जित करेंगे और उसको अपने वातावरण से समायोजित होने में सहायता करेंगे। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हमारी आंतरिक शक्तियों को का विकास करना और उसके परिमार्जन, उसको और अच्छा कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए प्रयास करना है। एफर्ट मेड टू डेवलप एंड रिफाइन आवर पावर। ठीक है, हमारे जो भी आंतरिक शक्ति है उसको और अच्छे से रिफाइन करना और हमारी शक्तियों को पहचानना। इस तरह से साइकोलॉजी और एजुकेशन का हमने अर्थ समझा। उसके बाद हम चलते हैं कि एजुकेशन में साइकोलॉजी को क्यों लाया गया। साइकोलॉजी क्या है, वह साइकोलॉजी का लाने का अध्ययन था कि हमारी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और जब हमारे मानसिक क्रियाओं का अध्ययन होता है तो एजुकेशन में जब इसका प्रयोग होने लगता है तो शैक्षिक अनुक्रियाओं का अनुप्रयोग भी शैक्षिक मनोविज्ञान है। मतलब कि एजुकेशन में जब मनोविज्ञान को लाया गया तो इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया गया, मतलब उसके पूर्ण रूप से कैसे उसका विकास किया जाए, उसकी शक्तियों को पहचान कर उसको सही डायरेक्शन देना ही एजुकेशन का कार्य है। एजुकेशन जो है हमारा किसी भी कार्य को हमें अच्छी रूप से
आपको एक सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? अगर आप लोग आगे रिप्लाई करेंगे तो फिर मुझे और पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि मेरी बात आप लोग को क्लियर हो रही है और मेरी वॉइस भी आप लोग को सही आ रही है। चलिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई वह यह दी गई थी स्किनर के द्वारा कि मनोविज्ञान विशेष रूप से मानव प्राणियों की अनुभूतियों तथा व्यवहारों से संबंधित खोजों का शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग है। यानी कि जो भी ह्यूमन है वह कैसा बिहेव कर रहा है, अपने अनुभव पे जो भी वो एक्सपीरियंस ले रहा है उसके आधार पे वो कैसा व्यवहार कर रहा है और उसको शैक्षिक अपने शिक्षा के क्षेत्र में उसको कैसे प्रयोग किया जा रहा है, संबंधित खोजों पे शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग, यानी स्पेशल टू रिलेट कर रहा है अपने एजुकेशन से उसको। और एजुकेशन जिस चीज में भी जुड़ती है वो चीज और भी मॉडिफाई होती है और भी रिफाइन होती है। तो उनके कथन के अनुसार यह था कि साइकोलॉजी डील्स विद एजुकेशनल कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन। ठीक है, जो साइकोलॉजी हमारी किससे डील करती है, हमारे एजुकेशन कंडीशन से, और स्पेशली रिलेट क्या करती है, हमारे जो एक्सपीरियंस जो भी हमें अनुभव अपने वातावरण परिवार हर जगह से मिलते हैं, हेरिडिटी से मिलते हैं, वो सबको जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है हम उसका अध्ययन करते हैं। फिर क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव एवं वर्णन करने की व्याख्या करता है। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एक व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक वह मृत्यु तक नहीं हो पाता तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, उसके साथ एक्सपीरियंस जुड़ते ही रहते हैं और उन एक्सपीरियंस के आधार पे जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो शिक्षा क्या करती है, उनको एक्सप्लेन करती है और मतलब व्याख्या करती है कि यह व्यवहार हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसको और कैसे रिफाइन कर सकते हैं। और इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान जो मुख्य कार्य किया उन्होंने थॉर्नडाइक ने किया, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और अब हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी वो 1900 ईस्वी से मानी जाती है और इसको मुख्य रूप से आगे बढ़ाने का कार्य थॉर्नडाइक जी का था। इनके साथ जुड़े स्टैनले हॉल आदि के प्रयास से 1920 रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को एक निश्चित रूप मिला। इसलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग को क्लियर हो गया है कि मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इस और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति क्यों हुई। और शिक्षा मनोविज्ञान को अब हम पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान को से शिक्षा से क्षेत्र से क्यों रिलेटेड किया गया, क्यों रिलेट किया गया, इसके क्राइटेरिया क्या हैं। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है सबको? अगर मेरी आवाज आप सब लोग को आ रही है तो प्लीज एक बार हम थम्स अप करके बता दीजिए। मेरी वॉइस धीरे आती है इसलिए मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, आवाज मेरी सही आ रही है आप लोगों को? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कंटेंट ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, मतलब कि आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके क्या क्या फील्ड हैं और क्या क्या उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। इस शिक्षा और मनोविज्ञान को क्यों लाया गया, मनोविज्ञान में शिक्षा को क्यों जोड़ा गया। तो सबसे पहले तो हम एक पढ़ते हैं, जो फर्स्ट हमारा एरिया जो क्षेत्र है वह है बालक का अध्ययन। जो आप देख रहे हैं करंट हमारा जो एजुकेशन चल रहा है, एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही है। तो सबसे पहले तो हम जब भी एजुकेशन और साइकोलॉजी को एक साथ जोड़ते हैं तो हम जब भी एजुकेशन के क्षेत्र में जाते हैं तो वो एजुकेशन किसको देते हैं,
एक बालक को ही देते हैं तो हमको पहले पता होना चाहिए कि बालक का शारीरिक विकास क्या है, उसका मानसिक अध्ययन करते हैं कि बालक की शारीरिक क्रियाएं जो हैं, जैसे वह उठना बैठना चलना फिरना, जो भी उसकी शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं वो सही से डेवलप हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। फिर बालक अध्ययन स्टडी ऑफ चिल्ड्रन में हम ये भी देखते हैं कि उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं, जैसे तर्क वितर्क करने की शक्ति जो होती है, ये सब का अध्ययन करता है। एक जो शिक्षक होता है उसके लिए ये सब जानना बहुत जरूरी होता है कि बालक जो भी जो भी बिहेवियर कर रहा है वो क्यों कर रहा है। और उसका शारीरिक विकास तो हो गया, बट उसका मानसिक विकास भी सही चल रहा है क्या। ऐसे में क्या होता है, जब वो बच्चे का मानसिक तर्क वितर्क शक्ति का क्या होता है, वो उस आधार पर उसको कैटेगराइज कर सकता है कि कौन से बच्चे किस लेवल का है, उसकी जो भी मानसिक शक्तियां हैं, जो भी उसकी स्पेशल नीड्स हैं, वो सब कुछ जान सकता है। तो उसमें वो भी अध्ययन करते हैं। फिर हम अध्ययन करते हैं कि जो भी उसको शैक्षिक परिस्थितियां दी जा रही हैं वो सब सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, और उसमें किसी तरह का कोई भी विकार, जैसे उसके विकलांगता का जो अभाव होता है, ये सब होता है जो बालक के जितना होता है, टोटल क्राइटेरिया जो भी है उसके अध्ययन करने के, कि बालक की रुचि किस चीज में ज्यादा बनती है, ये सब हम बालक के जो स्टडी करते हैं तो उसमें हम डिटेल से जानते हैं। फिर आती है हमारी सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो दूसरा स्टेप हमारा आता है, सीखने की जो भी टीचिंग प्रोसेस चल रही है, उसमें जो शिक्षक है वो अपने शिक्षार्थी को सही से अपने सुविधाओं को सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो शिक्षण प्रक्रिया हमारी चल रही है वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही, ये सब है। और इसमें हम विशेष रूप से ये देखते हैं कि जो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस हो रही है उसके लिए वो परिस्थितियां कैसी हैं, वो सही हैं या नहीं है, जो उसको करना विशेष सुविधाएं चाहिए वो है या नहीं है। मेरी बात आप सब लोग को क्लियर हो रही है। आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया मेरी बात। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारे शैक्षिक परिस्थितियों में समस्याओं का अध्ययन। जो भी हम जब टीचिंग कराते हैं उस समय भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारा जो स्टडी है वो अच्छे से नहीं चल पाता है। इसके लिए हमें देखना है कि जो लर्नर है उसके लिए जो हमारी शैक्षिक परिस्थितियां बन रही है वो उसके अनुकूल है कि नहीं। यानी एक अच्छा पाठ्यक्रम, एक अच्छा विद्यालय, बैठने की सुविधाएं, जो और जो वहाँ पे प्रकाश, और जो हमारे शिक्षक हैं वो कैसे हैं, उससे उनको किसी तरह की समस्याएं तो नहीं हो रही हैं। तो जब भी हम लर्नर को जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना सबसे आवश्यक होता है। अनुकूल वातावरण में जब वो अनुकूल परिस्थितियां रहेगी तो उसकी जो अधिगम की करने का वो प्रोसेस है वो और तेजी से चलेगा और अच्छे से होगा। तो इसके लिए एक शिक्षक को यह भी पहले निर्धारित करना होगा कि जो भी हम शिक्षण देने जा रहे हैं उसमें किसी तरह की समस्या तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ऐसा कुछ ना हो, जिससे कि उनके हमारी जो लर्निंग प्रोसेस चल रही है, जो टीचिंग प्रोसेस चल रही है, उसमें किसी तरह का समस्या या विघ्न ना पड़े। फिर हमारा आता है चौथा, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षण विधियों का चयन। जो भी एक शिक्षक अपने टीचिंग प्रोसेस में आपको शिक्षा दे रहा है, वो उस उद्देश्य जो उसका एम है, एक टारगेट होता है कि हमें शिक्षा देके बच्चों को ये शिक्षा आज इतनी पढ़ानी है, इतना इसको ज्ञान अर्जन कराना है, क्या उसकी प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, और हम किन विधियों का, शिक्षण विधियों का उपयोग करें ताकि जो हमारा लर्नर है वो और अच्छी तरह से उसको समझ सके। तो इससे पहले हमें सबसे जरूरी होना चाहिए कि हमारे एम, जो हमारा टारगेट है, उसको पूरा करने से पहले हम कौन सी विधि उपयोग करें। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजियां हैं, टीचिंग एड्स है, वो हमारी लेसन प्लानिंग है, ये सब हमारी अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। ये सब जब एक अच्छे तरीके से होगा तभी हम अपने लर्नर को अच्छा
सिखा सकेंगे। तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में जो मेन होता है, हमारी जो टीचिंग स्किल्स होती है, जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है अपने स्टूडेंट पर। अगर वह सही नहीं होगा तो फिर हम कैसे शिक्षा आगे में देंगे। इसलिए जरूरी है हमें सबसे पहले कि हम अपने शिक्षण विधियों को सही से उपयोग करना सीखें। फिर आ गया हमें शिक्षण विधियों की उपयुक्तता का अध्ययन। इसमें आपको ये करना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट स्टडी है, मेथड है, टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चे को और अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी लर्निंग प्रोसेस को हम और अच्छा इंक्रीज करके और अच्छी बेहतर कर सकते हैं। क्या पढ़ा सकते हैं, ऐसा क्या दे सकते हैं, ऐसी कौन सी विधि यूज कर सकते हैं जिससे हमारा जो लर्नर है वो बहुत अच्छे से तरीके से सीख सके। जैसे छोटे क्लासेस में क्या होता है कि जब हम व्याख्यान या लेक्चर मेथड देते हैं तो बच्चे उनको उतना नहीं सुनते हैं। अगर उसी चीज को हम पोयम से या कहानी के थ्रू, स्टोरी के थ्रू ऐसे कुछ समझाते हैं तो वो उनको और आसानी से समझ जाते हैं। तो इसलिए एक शिक्षक जब भी टीचिंग कराता है तो उसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें कौन से क्लास के लिए जिसमें हम प्राइमरी लेवल में पढ़ा रहे हैं तो हमें उस समय कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। प्राइमरी लेवल में जब हम पढ़ाते हैं तो कहानी मेथड का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा स्टोरीज में बिलीव करते हैं। उनको स्टोरी के थ्रू भी कुछ भी बताओ, कुछ भी सुनाओ तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग के ना दादा दादी हम लोग को हिस्टोरिकल स्टोरीज ऐसे कुछ भी मतलब अच्छी चीजें बताते थे, वो हमारे दिमाग पे तुरंत क्लिक करते थे। तो बाद में भी जब पढ़ते थे, जानते थे, तो वो चीजें हमें बहुत समय तक याद होती थी। परी की ये सब बातें याद होती थी। इसी तरह उसको हम जब टीचिंग में अपने अप्लाई करेंगे तो टीचिंग में अप्लाई करने के से क्या हो जाएगा कि बच्चे स्टोरी में वो होंगे तो वो उस चीजों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे, उसको रियलिटी को जानेंगे, उसको समझेंगे। पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाना और फिर आगे जाके उनको बाहर ले जाना, घुमा के बताना। खेल विधि भी एक जो होती है, जो हमारे प्राइमरी लेवल पे जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जो भी हमने शिक्षण विधि यूज करी वो कितनी सही है, कितनी गलत है, ये सबको भी हमको ध्यान में रख के अध्ययन करना होता है। ठीक है। और जब बड़े क्लासेस में गए तो उसमें हम स्टोरी, पोएम्स आदि कह के, ये सब कह के नहीं बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। उनके लिए क्वेश्चन आयर लेके आते हैं। डिफरेंट तरह के डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं जो काफी प्रखर बुद्धि या सृजनशील बालक होते हैं। उनको और ज्यादा हार्ड सिचुएशन में डालने पे वो और ज्यादा अच्छे से इंस्पायर होकर उस चीज को करते हैं। तो ये एक टीचर का मेन उद्देश्य होता है कि जो भी हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जो भी स्किल्स हम यूज कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो हमारे सही फील्ड में जा रहा है, क्या वो बच्चे को सही डायरेक्शन दे रहा है। ये सबको भी जानते हैं कि जो भी हम अपने शिक्षण विद्या अप्लाई की वो कितने हद तक जाकर सही हो रही, इसका मूल्यांकन करके देखना होता है कि वो कितना सही है। ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी को फिर हम शिक्षण विधियों की उपयोगिता में भी अध्ययन करते हैं। तो इतने जो हमारे 5 फैक्टर्स जो थे, इससे हमें ये पता चला कि एजुकेशन साइकोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस एक शिक्षक को बनने के लिए इन सबों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर इन सबको ज्ञान शिक्षक को हो जाए तो वो जब अपने क्लास में पहली बार भी अगर जाता है तो वो बहुत अच्छे से उस चीज को डील कर सकता है। और इससे जो हमारी पेडागोजी अभी बनती है एग्जाम में, सी टेट में, रीट में जो पूछी जाती है, इससे बहुत सारे पेडागोजी आते हैं। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट आ रही है, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता का अध्ययन। अच्छा, ये 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है। नया हमारा आता है जो है पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन। ठीक है। स्टडी ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। जो हम इसमें हम इस चीज का भी अध्ययन करते हैं कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है, एक बालक के सर्वांगीण विकास को लेकर चलता है। ठीक है। सर्वांगीण विकास मतलब उसका हर तरफ से विकास होना, केवल किताबी भाषा का ज्ञान नहीं होना होता है। पाठ्यक्रम में उन सब चीजों को जो हमें स्कूल में मिलता है, हमें करंट एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, जो हम खेल के मैदान में भी जाते हैं, लाइब्रेरी में भी जाते हैं, वहां पे हम तुरंत का चेतन स्तर का जो होता है ज्ञान, वो तुरंत वो प्राप्त करते हैं।
तो वो सबको भी हमारे इसका पार्ट माना जाता है, पार्ट ऑफ करिकुलम मानते हैं। तो पाठ्यक्रम केवल किताबी ज्ञान देना नहीं होता है। पाठ्यक्रम एक ऐसा आपका अध्ययन होता है जिसमें वो पूरे स्कूल के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उन सबको लेकर चलता है। अगर वो सब बेटर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तभी जाके हमारा जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल होगा। तो पाठ्यक्रम के निर्माण जब भी हम करते हैं तो हम इन सब क्षेत्रों को ध्यान में रख के करते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर्ड है या नहीं। क्योंकि पहले जो पाठ्यक्रम होते थे वो मोस्टली पहले जो सबसे पहले आए वो केवल बुकिश किताबी ज्ञान दे दिए, काम मेरा खत्म। बट फिर बाद में क्या हुआ कि पाठ्यक्रम को फिर टीचर सेंटर्ड कर दिया गया। मतलब जो टीचर को जो इच्छा थी वो बस किताबी कंटेंट को पढ़ाता था, पढ़ा के चला जाता था। वो बालक ने उस जो हमारा लर्नर है उसने उसको ज्ञान को लिया या नहीं लिया उससे कोई उसका सरोकार नहीं होता था। बट जब बाद में हमारी जब नई शिक्षा नीति आई और इन सब में चेंजेस किया तो बोला नहीं, जो हमारा जो पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने लर्नर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उस लर्नर को ध्यान में रखते हुए वो सब चीजें अपने करिकुलम में इंक्लूड करना है जिससे उसका पूरा सर्वांगीण विकास हो सके। तो पाठ्यक्रम निर्माण करने के समय जो जो ध्यान होना चाहिए, बच्चे की मेंटल एबिलिटी, वो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, उनको उस डिफरेंट फील्ड से लेकर टीचर को साथ में चलना, उनको अलग नहीं करना, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना, ये सब को समझ के जब करिकुलम का किया जाता है तो फिर जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो बहुत हद तक सक्सेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अनुशासन संबंधी अध्ययन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम क्लास में अपना अनुशासन बना के कक्षा में जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में जाता है। तो अगर हमारी क्लास बहुत नॉइजी है, हमारी बातों को ध्यान नहीं देती, तो मतलब इसमें हमारा कुछ ना कुछ फॉल्स जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी क्लास को एक अनुशासन में लाकर रखना। मतलब जो भी हमारे अनुशासन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उनको ध्यान में रखना। अगर उनको हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर हमारी क्लासेस कैसे आगे चलेंगी। तो सबसे पहले किसी भी क्लास में जाने से पहले उस क्लास का माहौल जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो क्लास कितना डिसिप्लिन है। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब हुआ कि क्लास में एकदम शांति से बैठ के टीचर के डर से बैठना नहीं होता है। मतलब उनको ऐसे इंगेज करना कि वो आपकी बातों को सुन के अनुशासित रहे, आपको देखकर, आपकी पढ़ाई के मेथड को देखकर अनुशासित रहे। ठीक है, मेरी बातें आप लोग को क्लियर हो रही हैं? अगर मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट करिए। जो भी मैं आपको बता रही हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या बहुत फास्ट तो नहीं चल रही हूँ मैं, बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बता रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज बताइए ताकि मैं आप लोग को एक बार फिर से उसको समझा सकूं। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है निर्देशन एवं परामर्श, जो कि एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है। जब भी हम एक शिक्षक होते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जो भी बच्चा हमारा पढ़ रहा है तो उसको सही डायरेक्शन कैसे देना है, उसके लिए सही गाइडेंस कैसे लानी है। और क्योंकि जब बच्चे पढ़ते तो जब बड़े क्लासेस में जाते तो उनको अपने करियर से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम उनको आगे फेस करना होता है। उन्हें नहीं पता होता कि हम कौन सी पढ़ाई में करें, क्या लें, और हम जो आगे अपना करियर जिसको टारगेट किए, जिसको एम बना के रखे, उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, कैसे आगे जाना है। ये सब जानने के लिए एक शिक्षक के रूप में आपको एक परामर्शक के भी रूप में भूमिका निभानी होती है, उसको सही डायरेक्शन देना होता है। जैसे मैथ्स का बच्चा अगर बहुत अच्छा है पढ़ने में तो उसको आगे हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि नहीं तुम कॉमर्स लो, और भी से रिलेटेड है से जिस भी फील्ड में जाना चाहता है वो उससे संबंधित उसको हम परामर्श दे सकते हैं। अगर वो उसकी कैपेसिटी में नहीं है फिर भी वो ऐसा करना चाहता है तो एक शिक्षक के तौर पे हमें क्या करना चाहिए।
शिक्षक के तौर पे हमारा वो होना चाहिए कि नहीं, तुमसे ये सब्जेक्ट नहीं समझ रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम तुम दूसरा सब्जेक्ट भी लेकर पढ़ सकते हो। मतलब बच्चे को ऐसे मोटिवेट करना कि किसी कार्य में जो भी उसकी एजुकेशन की जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, उसको वो अच्छे से समझ सके, अच्छे से जान सके, उसको सही डायरेक्शन देने का एक कार्य भी शिक्षक करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, उसका क्या क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो फील्ड उसने चुना है वह सही है कि नहीं है, ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो निर्देशन एवं परामर्श जो होता है हमारा एजुकेशन में बहुत ही हेल्प करता है। फिर हमारा आता है शैक्षिक मूल्यांकन एवं परीक्षण। शैक्षिक मूल्यांकन एवं परीक्षण क्या होता है कि जो भी हम बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं वो कितनी हद तक सही है, कहाँ तक वो सही जा रहा है, उसके लिए एक शिक्षक को उसका मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है उनका प्रयोग करके वो क्या जानता है कि जो भी हमारा लर्नर है वो सही से सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, जो भी उसका है अध्ययन, जो भी उसका अध्ययन का प्रोसेस चल रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, इसको एक शिक्षक कैसे जानेगा? वो शिक्षक इस तरह से जानेगा कि वो जब उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के निर्माण करेगा, फिर जब वो टेस्ट जब उसके ऊपर अप्लाई करेगा और फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो मूल्यांकन करके अपने से जो भी शैक्षिक क्रियाएं हैं वो उसको जान सकेगा कि जो भी हमारी टीचिंग चली वो कितनी अच्छी चली, क्या हुआ, उसका अध्ययन सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर बच्चा कुछ कम स्कोर कर रहा है तो क्या वजह है कि वो ऐसा कम स्कोर कर रहा है। ठीक है, मतलब कि वो सारे चीजों का मूल्यांकन हो जाता है जो हमारे करिकुलम में होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे करिकुलम में प्रॉब्लम है या हमारे टीचिंग में प्रॉब्लम है या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। अगर सभी बच्चे को मार्क्स एक जैसे आते हैं, कम आते हैं, पुअर आते हैं, तो यानी हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है वो सही नहीं चली है। तो जो भी हम शैक्षिक परिस्थितियां करते हैं, जो भी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमारे अध्ययन होते हैं, जो भी हम क्वेश्चन आयर, एग्जाम्स, रिजल्ट ये सब लेते हैं, इन सब का मूल्यांकन करते हैं, तो पता चलता है कि जो भी हमारा लर्नर है उसने कितना पढ़ा, कितना उसको समझ में आया, हमारी जो टीचिंग चली थी वो कितनी अच्छी चली, कितनी आगे बढ़कर चली। तो इसके आधार पे अगर हमारी कुछ कमियां भी होती हैं तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे जो कुछ मेथड होते हैं और जो स्किल्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, आजकल तो कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीजें कुछ ज्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल क्लासेस आ गए हैं। तो उस सब के माध्यम से जब हम पढ़ाई कराते हैं तो बच्चे कुछ और ज्यादा ही मोटिवेट होके पढ़ते हैं, हर चीजों को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, ज्यादा अनुभव करते हैं, जो भी सामने देखते हैं वो ज्यादा दिखता है। तो जब भी हम इसका मूल्यांकन करके परीक्षण करते हैं तो फिर हमें अपनी फॉल्ट से या बच्चे की जो भी कमी है वो सब हमको पता चलने लगती है। तो ये सब जब पता चलता है तो इससे क्या होता है कि हमें लर्नर जो है उसके बारे में भी पता चल जाता है और जो हमने टीचिंग स्किल्स यूज किए उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान में लाने का मेन जो था वो था क्या कि जो हमारी एजुकेशन नई पॉलिसी थी वो बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी पे कर दी गई। तो जो बच्चे की जो भी डिफिकल्टीज आती थी, जो भी दिक्कत आती थी, तो उसकी वजह से जब हम अपने लर्नर को समझ जाते हैं, ठीक तरीके से समझ जाते हैं कि वो किस तरह का बालक है, क्या है, उसको क्या कैसी स्टडी देनी है, उसको विषय चयन में जो समस्याएं होती हैं, स्कूल में आने पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो डिफरेंट लैंग्वेज का है, तो ये सब के जो भी उसको दिक्कतें आती हैं जब वो एक स्कूल में प्रवेश लेता है, तो एक शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक की तरह उस बच्चे का अध्ययन करना होता है, ताकि बच्चे की जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, हम उसको अच्छे से समझ सके और उसको समझ के उसको क्लास में अलग ना करे, बाकी सारे बच्चों के साथ उसे समायोजित करके रखे, समझ किस तरह और मनोविज्ञान, जब एक शिक्षक मनोविज्ञान को अच्छे से समझ जाएगा और फिर जब वो अपने लर्नर को पढ़ाएगा तो उसका लर्नर भी उसको अच्छे से समझेगा और वो जो शिक्षक है उसे पढ़ाने में भी बहुत मजा आएगा, ताकि वो बच्चे की हर एक कमियों को समझ के उसको पढ़ाने पढ़ाता है, आगे चलता है, पढ़ता है, जानता है कि हाँ बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, कोई वजह है जिसकी वजह से वो आगे लर्निंग नहीं कर पा रहा है। आखिर वो लर्निंग क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट होता है, हमारा हेरिडिटी होता है और भी सोशल इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे लर्नर पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट डालते हैं।
तो एक मनोवैज्ञानिक, एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होने पर वह बच्चे को अच्छे से समझना स्टार्ट करता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, कैसी दिक्कतें आ रही हैं उसको, उसको कैसे टीचिंग स्किल्स चाहिए, उसको कौन से मेथड से पढ़ाया जाए, उसको जो सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो रही है, जो अगर वो बच्चा कम बोल रहा है, वह कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं क्लास में, कुछ बच्चे बहुत ही वीक होते हैं, तो उसके पीछे भी जब टीचर उस फैक्ट्स को जानने लगता है तो फिर वह जो भी है उसकी कमी को उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में किया गया कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है तो वो चीजें और ज्यादा ही, मतलब कह सकते हैं ना कि किसी भी चीज को जितना रिफाइन करो वो उतना ही प्योर होता जाता है, उतना ही शुद्ध होता है। तो मनोविज्ञान को शिक्षा में लाने का जो हमारा मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारा शिक्षा का जो क्षेत्र है वो और अच्छे से डेवलप करे और अच्छे से ग्रोथ करे, और जो भी हमारे टीचिंग में जो भी हमारे प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारे लर्नर को प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारे एक शिक्षक को प्रॉब्लम होती है, हम उन सबको देख कर दूर कर सके। जब तक ये सब दूर नहीं होगा ये सब डिफिकल्टीज हमारे टीचिंग में आती रहेंगी, इसलिए मनोविज्ञान को लाया गया कि इन सब चीजों को फॉलो करके हम अपने शिक्षण को कितना सुधार सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। तो एनसीएफ का मेन था कि हर चीजों को जोड़ते हुए, जो 2005 में दिया गया उस सबको जोड़ते हुए इन सबको हमारे टीचिंग में लाया गया कि हमारी जो टीचिंग स्किल्स है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जो भी इफेक्ट है, अगर हम इन डिफरेंट फील्ड्स पे जाकर अलग अलग उसको अध्ययन करते हैं, अलग अलग उसको जानते हैं, तो क्या होता है कि वो चीजें हमें और ही हमारी परेशानियों को, हमारी दिक्कतों को, जो भी हमारे टीचिंग में प्रॉब्लम आती है, जो हमारे लर्नर को प्रॉब्लम आती है, उस सबको समझने में बहुत हेल्प करती है। अच्छा, जो मनोविज्ञान में था, हमारे जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किए गए जो चार प्रकार के लिए गए थे, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और उसके बाद व्यवहार का विज्ञान, जो अभी तक मेन जो हमारे स्टडी का जो चला वो ह्यूमन बिहेवियर को ही लेकर चला। तो इन सबों से लेकर डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स भी हमारे चले जो स्कूल्स के चले। पहला था हमारा संरचनावाद। संरचनावाद में विलियम वुंट एवं टीचनर थे। फिर हमारे जो आगे प्रकार्यात्मकवाद वो जेम्स थे। और व्यवहारवाद के तो जो थे वो थे हमारे वॉटसन ने किया था, व्यवहारवाद में गुडवर्थ थे। और उसके बाद जो हमारा गेस्टॉल्टवाद आया, गेस्टॉल्टवाद को का कहना था कि गेस्टॉल्ट जो भी होता है हम किसी भी चीज को समग्र रूप में देखते हैं, मतलब उसके कोई भी चीज का परसेप्शन जब प्रत्यक्षण करते हैं तो हम उसको आधे अधूरे रूप में नहीं करते, अगर वो आधे अधूरे रूप भी होती है तो भी हम उसको फुल रूप में देखते हैं, मतलब जो भी हम करते हैं एज अ होल में परसेप्शन करते हैं। फिर हमारा मनोविश्लेषणवाद आया। मनोविश्लेषणवाद जो था हमारा मेन रूप से सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। इन्होंने कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पे विशेष रूप से कार्य किया। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स थे जो आए हमारे संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टॉल्टवाद, व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद। ये तीनों बहुत जो फेमस स्कूल्स थे, ये फेमस थे, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह से आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये हमने नहीं पढ़ा। तो ये सारे हमारे स्कूल्स थे, थॉट्स ऑफ साइकोलॉजी थे। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत तो नहीं हुई इतनी देर में समझने में? गुड इवनिंग अंजू जी। मैंने आज जो आपको पढ़ाया सब, व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन साइकोलॉजी, और फिर पढ़ाया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, क्या क्या है इसका, मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान में लाने का क्या वजह था, और जो हमारे डिफरेंट स्कूल्स थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैं बताती हूँ मनोविज्ञान के रोचक तथ्य, जो अक्सर करके हमारे सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला जो था हमारा मनोविज्ञान की जो प्रथम वो आपकी थी, वो विलियम वुंट ने 1879 में लिपिजिंग में खोली थी। ठीक है। उसके बाद से इनको जो विल्हेल्म वुंट थे, इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर करके पूछे जाते हैं। अक्सर पूछ दिया जाता है कि आत्मा के मनोविज्ञान को मानने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक थे, तो इसमें अरस्तु और प्लेटो आते हैं। फिर आपका मन के विज्ञान को मानने वाले कौन थे, तो इसमें पेप्कोनाजी थे।
और आपका फिर चेतना का तो मेन रूप से जो चेतना पे कार्य किया वो विलियम जेम्स ने किया। इनकी एक पुस्तक भी थी, उस पर उन्होंने काम किया। और फिर आपके अलग अलग स्कूल्स भी आते हैं। और आपका लास्ट में जो व्यवहारवाद जिस पे सबसे ज्यादा कार्य किया गया वो डुअर्थ द्वारा किया गया, जो उनको विशेष रूप से व्यवहारवाद को जो परिभाषित किया गया वो वॉटसन के द्वारा किया गया। ठीक है। इसमें आपके थॉर्नडाइक भी आते हैं, थॉर्नडाइक व्यवहारवाद से ही माने जाते हैं। ठीक है। इन लोग की अलग अलग एजुकेशन थी जो समझाई जाती है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? आज का मेरा टॉपिक आप सबको समझ में आया? यस या नो में कुछ भी रिप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी टॉपिक आपको समझ में आ रही हो, कुछ भी ऐसा मुझसे छूट गया हो तो आप बता भी सकते हैं कि मुझसे ये टॉपिक छूट गया है, तो मैं आपके लिए फिर वो अलग से भी बता सकती हूँ। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जिससे क्वेश्चन बनते हैं आप सबके, वो भी मैं इसमें आपको बता चुकी हूँ। स्टार्टिंग में भी बताया, लास्ट में भी बता दिया कि जो लोग लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी पता चल जाए। ठीक है। फिर आप अधिक जानकारी के लिए यहाँ से इस पे जा सकते हैं, फिलर फ्रॉम के ऐप पे। यहाँ से आप यूजीसी के आपके जो भी नोट्स है वो मिल सकते हैं। और भी जो आपको अधिक जानकारी चाहिए नोट्स वगैरह के लिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाद में जो हमारा एक बार फिर से देख लेते हैं, जो पीजीटी टीजीटी की क्लासेस चल रही हैं वो इस तरह से चल रही हैं। ठीक है। 8 बजे हमारी करंट जीके शुरू होकर 10 बजे तक जनरल हिंदी चल रही है। फिर हमारी सीटेट की बैच स्टार्ट हो गई है। तो सीटेट में जो मैंने आज आपको बेसिक पढ़ाया वो यही पढ़ाया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ये बिल्कुल सीडीपी का बेसिक मैं लेकर चली हूँ आज, कि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको, वन लाइनर क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और यहाँ पे भी हमारी चल रही है पीजीटी टीजीटी की कोर्सेज चल रही है, जो 15 अगस्त से स्टार्ट है। आपको यहाँ पर फुल कोर्स मिलता है। और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, तो आप कैसे देंगे? कमेंट बॉक्स पे देंगे। और मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन और है कि जो प्रथम मनोविज्ञान शाला तो प्रयोगशाला तो आपको पता चलेगी, लेकिन भारत में ये प्रथम प्रयोग मनोविज्ञान शाला जो बनी थी वह किसने खोली थी और ये कहाँ खोली थी? ये आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, और ये मैं आपसे कल की क्लासेस में पूछूंगी। अगर नहीं भी पता होगा तो भी मैं कल आपको बताऊंगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रही हूँ कि आप भी थोड़ा सर्च करो, आप भी देखो। फिर मुझे पता चलेगा कि आप मेरे क्लास में इन्वॉल्व हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ठीक है। तो अपना एक फीडबैक में मुझे जरूर दीजिएगा कि आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी। अगर कुछ खराब भी लगता है तो भी बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और मैं आपको और अच्छी क्लासेस ला सकूं और अच्छे तरीके से बता सकूं। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? मैं तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा।